दोस्तों ये बात है 15 मार्च 2013 की। आगरा की एक जगह लगती है दयाल बाग और यहीं पर एक इलाका है खेल गांव। दरअसल शाम के लगभग 4 बजे का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तभी वो देखता है कि रोड के किनारे एक ऑल्टो कार खड़ी है। वो उस ऑल्टो कार के पास जाता है, उसे बड़े गौर से देखता है और देखने के बाद उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई आपत्तिजनक सामान है या कुछ गलत चीज़ है। उसके बाद वो हिम्मत करके उस कार के पास जाता है और उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ शक होता है। वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देता है और कहता है कि साहब यहाँ पर एक लावारिस कार खड़ी है और इसके अंदर कोई भी नहीं है और यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर देखते हैं कि सच में एक ऑल्टो कार खड़ी थी और उसके आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। कार के अंदर भी कोई नहीं है। उसके बाद उस कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस को उस कार के आगे वाली सीट पर एक कागज़ का टुकड़ा दिखता है जो कि मुड़ा हुआ रखा था। उसके बाद पुलिस उस कागज़ के टुकड़े को उठाती है तो उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था। पुलिस उस नंबर पर फ़ोन लगाती है, रिंग बज रही थी। तभी सामने वाला व्यक्ति फ़ोन उठाता है, पूछता है कि आप कौन? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है उसका नाम ऋषिपाल शर्मा है। तो पुलिस ने कहा ये एक गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी के अंदर आपका फ़ोन नंबर था। वो व्यक्ति पूछता है कौन सी गाड़ी है? कहते हैं ऑल्टो कार है और ये इसका नंबर है। वो व्यक्ति कहता है ये कार तो मेरी है। और पुलिस ने कहा तो फिर ये यहाँ लावारिस क्यों खड़ी है? वो कहता है ये गाड़ी मेरी बेटी सुबह कॉलेज के लिए लेकर निकली थी और मैं उसे कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। उसकी माँ, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब जैसे ही माँ बाप को ये बात पता चलती है कि गाड़ी वहाँ पर लावारिस मिली है और बेटी उसमें नहीं है, बेटी गायब है, तो वो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद तुरंत पुलिस के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर ऋषिपाल बताते हैं कि जो उनकी बेटी है उसका नाम नेहा शर्मा होता है और वो अपने पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और माँ बाप को बेटी पर गर्व था, नाज था। उनकी बेटी जो आगरा का प्रतिष्ठित दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो जो है पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। वो बताते हैं कि रोज़ की तरह ही वो आज सुबह गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकली थी। हालांकि कॉलेज पहुँचने के बाद उनसे बातचीत भी हुई थी। वो रोज़ 3 बजे कॉलेज से घर आ जाती थी, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो जाता है और वो घर नहीं पहुंचती तो उसके माता पिता को चिंता होने लगती है। वो बार बार उसे फ़ोन कर रहे थे, पूरी रिंग जा रही थी लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद एक बार फ़ोन उठ जाता है और उधर से एक लड़के की आवाज़ आती है। वो कहता है दीदी अभी सदर बाज़ार गई हैं। इतना कहकर फ़ोन उसने काट दिया। माँ सोचती है कि हो सकता है कि कुछ सामान वगैरह लेने गई होगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर बाज़ार गई है तो फ़ोन कोई दूसरा क्यों उठा रहा है, कोई लड़का क्यों उठा रहा है। उसके बाद माँ फिर से फ़ोन लगाती है और लगाती रहती है, काफ़ी कोशिश करती है और बाद में आखिरकार एक बार और फ़ोन उठ जाता है। फिर उस दूसरा लड़का उठाता है और उसने कहा कि दीदी अभी पिक्चर देखने गई हैं और वो टिकट लेने के लिए अभी लाइन में लगी हुई हैं। इतना कहने के बाद वो फिर से फ़ोन काट देता है। अब नेहा की माँ फिर से फ़ोन लगाती है और लगभग उसने 50 बार फ़ोन लगाया, लेकिन नेहा का फ़ोन नहीं उठा। अब जैसे ही पुलिस ने नेहा के माँ बाप की ये पूरी बात सुनी कहानी, तो वो अपना जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वहाँ आसपास नेहा को खोजा जाता है, उसे तलाश किया जाता है, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब नेहा के माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगला दिन आता है, उसके बाद पुलिस नेहा के कॉलेज में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद नेहा के जितने दोस्त वगैरह थे सभी से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था कि जिससे नेहा का कुछ पता चल सके। तभी एक स्टूडेंट आता है और वो बताता है कि साहब कॉलेज में जो बायोटेक्नोलॉजी लैब है उस लैब के पास मैंने नेहा को आखिरी बार देखा था। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है वो तुरंत उस लैब के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस लैब का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। और जब लैब का दरवाज़ा खुलता है, पुलिस अंदर दाखिल होती है, तो वहाँ अंदर का दृश्य देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल जो लैब का फर्श था नीचे, उस पर ब्लड फैला हुआ है और सामने नेहा की लाश पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी सलवार घुटनों तक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पहले उसका बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, उसके बाद उसे किसी धारदार चीज़ से उस पर कई बार वार किया गया था। अब जब माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो भी आ जाते हैं मौके पर और जब वो अपनी बेटी की लाश को उस हालत में देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब ये बात कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता चलती है तो कि एक पीएचडी की छात्रा की हत्या हो गई है, तो छात्राओं में आक्रोश बढ़ जाता है और वो सड़कों पर उतर आते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये खबर मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल हर जगह जो है वायरल हो जाती है।
अब आगरा पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले को खुलासा इसका किया जाए और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। लेकिन दिन पर दिन बीतता जा रहा था और पुलिस को कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लग रहा था जिससे ये पता चले कि आखिर इसका कत्ल कैसे हुआ है। इसी बीच कॉलेज का एक प्रोफेसर पुलिस के पास जाता है, कहता है साहब एक लड़का है इसी कॉलेज का जिसका नाम उदय है, आप उससे पूछताछ करो, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको सुराग मिल जाए। उसके बाद पुलिस उस लड़के उदय के घर पर पहुंच जाती है, वहां जाके उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। हालांकि वो लड़का उदय भी हाई प्रोफाइल का था, शायद उसके दादा या बाबा कोई आईएएस थे। उससे पूछताछ किया जाता है तो वो कहता है कि साहब हाँ मैं उससे मिलता जुलता ज़रूर था, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं था और उसे कत्ल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था कि शायद उदय सच बोल रहा है और पुलिस चली आती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जहां वो लैब था उसके आसपास कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था और वहां का जो ठेकेदार होता है उसका नाम था विशाल। अब पुलिस को लगता है कि शायद उस ठेकेदार को कुछ जानकारी हो क्योंकि वो उस लैब के आसपास ही था। आखिरकार पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है और जब वहां जाते हैं तो देखते हैं घर के बाहर एक साइकिल खड़ी थी और उस पर एक कुछ लाल रंग का निशान था और वहीं रस्सी पर कुछ विशाल के कपड़े सूख रहे थे, धुले हुए थे, उस पर भी वो लाल रंग का निशान था और वहीं पास में एक जूता पड़ा हुआ था, उस पर भी जो है लाल रंग का निशान था। अब पुलिस को लगने लगता है कि चलो आखिरकार कुछ सबूत तो हाथ लगे। पुलिस को उस ठेकेदार पर पूरा शक हो जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है, उसको थाने लाया जाता है। हालांकि वो ठेकेदार बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब पुलिस को जो साइकिल, कपड़े और जूतों पर निशान मिले थे उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है और इस बीच 3 दिनों तक उस ठेकेदार को पुलिस हिरासत में रखती है, उससे पूछताछ करती है अलग अलग तरीके से। लेकिन विशाल शुरू से आखिरी तक एक ही बात कह रहा था कि वो बेकसूर है। उसके बाद 3 दिन बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि साइकिल, जूते और कपड़े पर जो लाल रंग के निशान मिले थे दरअसल वो पेंट के निशान थे। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं, विशाल को छोड़ दिया जाता है। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें ये सामने आ जाता है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। उसके शरीर पर लगभग 17 जख्मों के निशान थे, उस पर किसी धारदार चीज़ से वार किया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी कन्फर्मेशन नहीं थी। उस रिपोर्ट में था कि बलात्कार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब धीरे धीरे लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है। इस बीच पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, छात्रों में आक्रोश था। तभी पुलिस की टीम फिर से उस लैब में पहुंच जाती है कि इस बार बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और इस बार फॉरेंसिक टीम भी साथ में थी। अब दोबारा से उस लैब में जाते हैं और वहां जाने के बाद एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। तभी पुलिस को वहां फर्श पर कुछ बाल मिल जाते हैं। उस बाल के साइज को देखकर लग रहा था कि ये किसी लड़के के बाल हैं। उसके बाद उस बाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। इसी बीच उस प्रोफेसर के अलावा कुछ और लड़के भी आकर पुलिस से कहते हैं कि आप जो है गलत दिशा में जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप उस लड़के उदय पर नज़र रखिए, उससे पूछताछ करिए, मामला सुलझ जाएगा। उसके बाद पुलिस दोबारा उस लड़के यानी कि उदय के घर पर पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए। लेकिन वो लोग भी हाई प्रोफाइल लोग, आईएएस की फैमिली, वो लोग उल्टा पुलिस पर ही केस कर देते हैं कि ये लोग हमें हरास कर रहे हैं। अब पुलिस भी परेशान हो जाती है कि ये लोग बड़े लोग हैं, कहीं कोई कोर्ट वगैरह ना पहुंच जाए। आखिरकार पुलिस वापस आ जाती है। इसी बीच पुलिस को एक स्टूडेंट से पता चलता है कि उस लैब में एक टेक्नीशियन रहता है जिसका नाम है यशवीर सिंधु, और उसने यशवीर सिंधु को उस दिन की रात जिस दिन नेहा गायब हुई थी उस टेक्नीशियन को उस अल्टो कार में देखा था। अब पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो पुलिस उस टेक्नीशियन यशवीर सिंधु को उठा लेती है और थाने लाकर उससे पूछताछ किया जाता है। तो वो बताता है कि हाँ उस दिन उस कार में मैं ही था, लेकिन मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और वो कार वहाँ ले जाकर छोड़ने के लिए मुझसे उदय ने कहा था। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उदय से पूछताछ किया जाए या नहीं किया, क्योंकि वो लोग बड़े लोग थे, आईएएस थे, इसीलिए पुलिस कहीं ना कहीं संकोचा रही थी। तभी इस बीच 15 दिन पहले जो उस लैब से बाल मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और वो बाल उदय से मैच हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस उदय को फिर उठाती है और उसे थाने लाकर उसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आखिरकार वो पुलिस के सामने टूट जाता है और वो कबूल कर लेता है कि उसने ही नेहा शर्मा का कत्ल किया है। उसके बाद उसे उस टेक्नीशियन यशवीर सिंधु और उदय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर जितनी भी धाराएं लगाई जाती हैं वो सभी मर्डर की धाराएं होती हैं। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, इसीलिए रेप की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। इस बीच इस घटना को 39 दिन का समय बीत चुका था, लेकिन लोगों के अंदर जो उबाल था, जो गुस्सा था, वो शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसके साथ रेप भी हुआ था और उन दोनों आरोपियों पर रेप की धाराएं लगानी चाहिए थी। उसके बाद लोग मांग करने लगते हैं कि खासकर नेहा शर्मा के माँ बाप
कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिरकार यूपी गवर्नमेंट इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप देती है। एक तरफ लोकल पुलिस इस मामले की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर रही थी, लेकिन ये चार्जशीट दाखिल करने के बाद लोगों में उबाल फैल जाता है, गुस्सा फैल जाता है, क्योंकि रेप का इल्ज़ाम उसमें नहीं लगा था। हालांकि यशवीर सिंधु और उदय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। अब दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन इत्तेफाक देखिए 1 साल के अंदर ही उन दोनों को कोर्ट से जमानत मिल जाती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब इधर सीबीआई जांच में जुटी थी। जितने भी सबूत उन पुलिस वालों ने उठाए थे उनको दोबारा से जांच की जाती है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी जाती है। तब सीबीआई की जांच में पता चलता है कि नेहा शर्मा का रेप हुआ था। दरअसल 15 मार्च 2013 को नेहा उस लैब में गई थी और मौका पाकर उदय उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच वहीं लैब में क्लोरोफॉर्म रखा हुआ था और वो नेहा को सुंघा देता है, लेकिन उससे नेहा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। और इसी बीच जब नेहा विरोध कर रही थी, उससे लड़ रही थी, तभी उदय के बाल वो खींचती है और वो फर्श पर बाल गिर जाते हैं। वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और इसी बीच नेहा का मोबाइल उसके पास था, लगातार घंटी बज रही थी। उसके बाद जब उदय को लगता है कि बात ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद वहीं पास में एक शीशे का टुकड़ा पड़ा था और वो उससे नेहा को जब तक मारता रहता है जब तक कि नेहा की मौत नहीं हो जाती। और जब नेहा की माँ लगातार नेहा को फ़ोन कर रही थी तो उदय ने ही नेहा का फ़ोन उठाया था। उसने ही पहली बार कहा था कि दीदी बाज़ार गई है और दूसरी बार बोला था कि दीदी मूवी की टिकट लेने के लिए लाइन में लगी है। हालांकि उस वक्त उसने नेहा को मार दिया था। उसके बाद उसने उस टेक्नीशियन यशवीर सिंधु से कहा था कि ये कार वहाँ पर ले जाकर खड़ी कर दो। वो टेक्नीशियन भी उदय का मिलने वाला था। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल की और ये कहा कि जो आगरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी ये सिर्फ मर्डर है। दरअसल ये गलत है, ये रेप एंड मर्डर है। आखिरकार सीबीआई की चार्जशीट में रेप का मामला दर्ज किया गया और फिर सीबीआई ने उनकी बेल का विरोध किया। उसके बाद दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया और फिर से दोनों को आगरा जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे समय बीता और ये बात है 2018 की। हालांकि इन्हें मर्डर में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट में रेप लगाया तो रेप में इन्हें जमानत मिली नहीं थी। उसके बाद इन्होंने निचली अदालत में गुहार लगाई, ऊपरी अदालत में गुहार लगाई, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उसके बाद उदय पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर बोला एक मामले में बेल मिल गई है, दूसरे मामले में बेल हमें दे दीजिए। तो उस वक्त वहाँ के जो जज साहब थे उन्होंने भी इस घटना के बारे में सुना था, क्योंकि उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी। जज साहब ने कहा कि ये वही केस है ना जिसमें एक पीएचडी की स्टूडेंट को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया था, जिसके शरीर में लगभग 17 चाकू के निशान थे। अगर इतने बड़े अपराधी को समाज में खुला छोड़ दिया जाए तो वो समाज के लिए, उनके लिए जो है खतरा बना रहेगा। और यही कहकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जमानत उसे देने से इनकार कर दिया। हालांकि उस टेक्नीशियन यशवीर सिंधु को सीबीआई ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। उसने उस उदय के कहने पर वो गाड़ी ले जाकर वहाँ खड़ी कर दी थी बस। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम जो सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।